तो लास्ट क्लास में ये होमवर्क दिया था मैंने, तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो इसमें बेंजीन को मैं इधर बनाऊंगा, ये Cl डाल दिया प्लस CH3 CH2 Cl, ये रिएक्शन हो गई वुड्स-फिटेक रिएक्शन। इसके अलावा ये और भी तरीके से बन सकता है, लाइक मैंने ये बेंजीन रिंग ली, यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3Cl प्लस CH3Cl, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये हो जाएगी फिटिक रिएक्शन। सॉरी, दो अलग अलग लिए हैं मैंने, तो ये वुड्स रिएक्शन ही होगी बट दो अलग अलग रिएक्टेंट्स के साथ। इसके अलावा और क्या हो सकता था? ये हो सकता था कि मैं इधर Cl लगा दूं और इधर इथाइल लगा दूं, तो ये भी वुड्स फिटिक रिएक्शन हो जाती। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसको करने के लिए। इसमें मुझे यहाँ पे सिमेट्रिक दिख रहा है, ये सिमेट्रिक दिख रहा है, तो बस यहाँ पे Cl लगाना है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल इसको लेंगे, ड्राई इथर से हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा। इस केस में मुझे यहाँ से सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो इधर Cl, और दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो तो है ही वो। यहाँ पे 1 2 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहाँ पे Cl। तो दो मॉलिक्यूल के साथ ये भी रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे हमें रिएजेंट लिखना है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई, बाकी सब में लगा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन था, ये बहुत ही सिंपल था और इसके बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते थे कि मैं Cl कहीं पर भी लगा दूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के बाद यही होगा। ठीक है, और याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो Mg ही यूज होगा, सोडियम यूज नहीं होगा। तो इसको मैं यहाँ से ये बना सकता हूँ, इसको भी बना सकता हूँ MgBr, और यहाँ पे Br। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो ये बनेगा। और भी हो सकता है कि इसमें यहाँ पे मैं Br लगा दूँ तो ये बन जाएगा, यहाँ पे MgBr बन जाएगा, यहाँ पे MgBr, और फिर इसमें वाटर डालेंगे तो ये सेम आ जाएगा। एक और ऑप्शन हो सकता है करने के लिए कि यहाँ पे Br लगा देते हैं, तो ये MgBr इधर हो जाएगा, और वाटर डालने पे ये प्रोडक्ट वापस बन जाएगा। तो तीन अलग अलग मेथड्स से मैंने तुम्हें बोला था तीनों करके देखना, सिर्फ एक एक करके तुम लोगों ने काम खत्म कर दिया। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवर हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स के ऊपर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो हेलो अरीन्स क्या है? बेंजीन हो गया, इसको हम लोग एराइल ग्रुप बोल सकते हैं, बेंजीन नेफ्थलीन, और इसके ऊपर क्लोरो या
कोई भी हेलोजन लिखा है तो इसको हम लोग बोलेंगे हेलो अरीन। नेफ्थलीन भी हो सकता है, फिर एंथ्रासीन भी हो सकता है, एंथ्रासीन भी हो सकता है। इसका नाम है नेफ्थलीन और यहाँ पे एक्स लगा दे तो ये हेलो नेफ्थलीन हो गई। ठीक है, एक जब 3 बॉन्ड लगाते हैं, ये तुम्हें नाम याद होने चाहिए, एंथ्रासीन और फिनैंथ्रीन। ये है एंथ्रासीन, ठीक है, और एक फिनैंथ्रीन होता है। बाकी याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 3 याद होने चाहिए। इसका नाम है फिनैंथ्रीन। तो ये 3 टाइप के अरीन्स मैंने तुम्हें बना के दिखा दिए। इनके ऊपर हेलोजन लगाओगे तो वो क्या हो जाएंगे, हेलो अरीन्स हो जाएंगे। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, अरीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स के। और इसे हम लोग बोलते हैं अरीन्स। ठीक है, हकल रूल हम लोगों ने सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट करी थी फर्स्ट ईयर की, तो हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े थे। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोगों को हकल रूल वगैरह सब याद होगा। ठीक है, तो अब हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। तो ये हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा अच्छे से ये पता चल जाए। तो इसमें अगर मैं एक्वस KOH डालूंगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोई बताएगा मुझे? वो एच जुड़ जाएगा सेल की जगह पे। Cl की जगह पे OH जुड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है इसमें वैसे एक्वस KOH लिखने की जगह सिर्फ KOH लिख देते हैं। तो पहली चीज़ की हमारे पास RCl होता है और उसमें हम लोग एक्वस KOH डालते हैं तो ROH बन जाता है। ठीक, ये बन जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे बेंजीन रिंग होती है, हेलो, हाँ बोले यहाँ पे सर के ओ एच, तो ओ एच तो नेगेटिव है, फिर यहाँ पे क्लोरीन भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो नेगेटिव को ही रिप्लेस करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को ही रिप्लेस करेगा, तभी तो ये अच्छा हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ओ हाँ, समझ। ये Cl हट के यहाँ पे ये OH बनाता तो है, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि ये रिएक्शन नहीं होती है। तो ये रिएक्शन क्यों नहीं होती है, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल क्यों नहीं हो पाता है, और होता है तो कैसी कंडीशंस में होता है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होती है लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल 623 केल्विन पे एंड 300 ATM पे। तो 623 केल्विन मतलब क्या हो गया, इसमें से 273 माइनस करोगे तो अराउंड 400 के आसपास या 300 टू 400 के आसपास टेम्परेचर आएगा। तो 300 या 400 डिग्री सेल्सियस पे इस कंपाउंड को हमें हीट करना है और साथ में प्रेशर कितना होना चाहिए, 300 ATM। जो अभी हम लोगों के ऊपर प्रेशर है वो 1 ATM है, और अगर उस प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो वो हो जाएगा 300 ATM के आसपास। एक पॉइंट होगा जहाँ पे पहुँच जाएगा, और जब उसको KOH से ट्रीट करेंगे तब ये OH होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे हार्श कंडीशन। ठीक है, कैसी कंडीशन है, हार्श कंडीशंस है। हार्श कंडीशंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि बहुत ही खराब कंडीशंस है। इतनी खराब कंडीशंस का प्रॉब्लम क्या होता है, रिएक्टेंट में डिस्ट्रॉय। इस पॉइंट पे रिएक्टेंट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, टूट सकता है। ये तो क्लोरोबेंजीन है तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल ले लो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल ले लो, उस केस में रिएक्टेंट अगर थोड़ा भी सेंसिटिव हुआ तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो हार्श कंडीशन हम लोग यूज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि डिफिकल्ट
to attain and difficult to हैंडल। तो इसको हैंडल करना और इसको अटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब ये कंडीशन, तुम्हें इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो किसी भी चीज़ को तुम हीट करोगे तो टेम्परेचर तो आ जाता है, लेकिन उसका प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। और प्रेशर तुम्हें इंक्रीज़ करने के लिए तुम्हें ऑटोक्लेव चाहिए होगा या कोई ऐसा मशीन चाहिए होगा जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ सॉरी प्रेशर को इंक्रीज़ कर दे, ठीक है? एक ऐसी पिस्टन चाहिए होगी वो जो उसको दबाती रहे और उसका प्रेशर इंक्रीज़ करती रहे, करती रहे, करती रहे। ऐसी जो मशीन्स आएँगी वो पहली चीज़ बहुत महँगी होंगी, ठीक है? तो अगर मुझे ये रिएक्शन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। पहले वो मशीन खरीदनी पड़ेगी, फिर उस मशीन के अंदर मुझे ये रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो ये जो कंडीशंस होती हैं वो डिफ़िकल्ट टू अटेन होती हैं, उनको उन तक पहुँचना, उन कंडीशन तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है, और जब वो पहुँच जाती हैं तो उनको हैंडल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? अगर मशीन थोड़ी-सी भी ख़राब हो गई या उसका बहुत सारा प्रोसीजर होता है, अगर तुमने वो प्रोसीजर फ़ॉलो नहीं किया तो हो सकता है कि वो लिटरली मशीन ख़राब हो जाए, और वो महंगी आती है मशीन्स, ठीक है? 50,000 60,000 की मशीन आएगी, उसमें ये रिएक्शन करेगी और एक रिएक्शन को करने के लिए तुम्हें इतने सारे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है? तो ये हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ नॉट इकोनॉमिक, ठीक है? इकोनॉमिकली वायबल ये रिएक्शन नहीं है। तो अगर ये रिएक्शन बहुत हार्श कंडीशंस में हो रही है तो इसका रीज़न क्या है? जो RCl वाली है, अगर मैं CH3Cl लूँ और इसमें मैं एक्वस KOH डाल दूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH में। इसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, प्रेशर मुझे 1 atm ही चाहिए, और टेम्परेचर मैं कंसिडर कर लेता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन तो हम लोग आराम से अटेन कर सकते हैं। किसी भी बर्नर पे रखो और उसे हीट कर दो तो ये रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन प्रेशर क्या है यहाँ पे, 1 atm है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, तो टेम्परेचर हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा अगर मैं उसे नॉर्मली हीट करूँ। लेकिन प्रेशर 1 atm है तो उसको अटेन करना बहुत सिंपल होगा, क्योंकि 1 atm पे बहुत आराम से रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो 1 atm है। अगर मैं इसे 2 atm 3 atm या प्रेशर में इंक्रीज करने चाहूँगा तो रिएक्शन कम टेम्परेचर पे तो ज़रूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मुझे प्रॉपर मशीन्स चाहिए, उसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा रिएक्शन करने के लिए, ठीक है? तो ये क्या है, ये जो रिएक्शन है ये लेस सेंसिटिव है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो रिएक्टेंट है वो ख़राब नहीं होगा। बहुत सारे रिएक्टेंट्स होते हैं जो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जिनको थोड़ा भी गर्म करो तो वो टूट जाते हैं, ठीक है? तो 100 डिग्री सेल्सियस इज़ नॉट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक ठाक टेम्परेचर है, बहुत सारे रिएक्टेंट टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव कंपाउंड हुआ तो उसके लिए मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, सो दैट ये रिएक्टेंट टूटे ना। तो इस बार ये रिएक्शन लेस सेंसिटिव है, ईजी टू अटेन है, ये तुम घर पे भी कर सकते हो। इस रिएक्शन को कैसे, तुम बस कोई भी मतलब अपना बर्नर लोगे, जो गैस स्टोव होता है वो, उस पर टेम्परेचर थर्मोमीटर डालोगे, टेम्परेचर कहाँ तक लेके जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस के लिए। और 100 डिग्री सेल्सियस के लिए हम लोग बेस्ट क्या यूज़ कर सकते हैं, वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग वाटर बाथ बना सकते हैं और उसके अंदर रिएक्शन करते हैं, क्योंकि वाटर को अगर तुम बॉईल करोगे तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो जाएगा नहीं। तो ये रिएक्शन क्या है, ईजी टू अटेन, इसको बहुत आराम से किया जा सकता है, ये इकोनॉमिकली वायबल है। मतलब इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लैब में भी हो तो तुम्हें सिर्फ एक बर्नर जलाना है, ठीक है? कोई नई मशीन की ज़रूरत नहीं है, मशीन खरीदने के लिए 60-70 हज़ार रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एंड ईजी टू हैंडल, और इसको तुम बहुत आराम से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि प्रेशर क्या है, 1 atm है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जो हायर प्रेशर पे हो रही है, 1 atm से ज़्यादा के प्रेशर पे हो रही है, उसके लिए हमें मशीन्स चाहिए होती हैं, ठीक है? और अगर मशीन्स चाहिए हैं तो वो क्या हो जाएगी, हार्श कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि मशीन को खरीदना और उसको हैंडल करना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। ओके, सो हाँ, यहाँ पे हमें पता चला कि एल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH के साथ अगर मैं ट्रीट कराऊंगा
तो यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या है, इजी टू अटेन है, बहुत आराम से हो सकती है, या इजी लिख देता हूँ, ठीक है। और सिंपल कंडीशन है इसमें। हाउएवर अगर मैं एराइल ले लेता हूँ और इधर x लगाता हूँ और यहाँ पे मैं एक्वस KOH डालता हूँ, तो यहाँ पे बनेगा तो सही, लेकिन बनने के लिए मुझे क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट एंड साथ में क्या है, हार्श कंडीशन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। 300 ATM प्रेशर चाहिए, बहुत ज़्यादा है, जितना प्रेशर अभी हमारे ऊपर लग रहा है उससे 300 टाइम्स ज़्यादा। और 623 केल्विन हम लोग को टेम्परेचर चाहिए। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्श कंडीशन। मैं लिख देता हूँ, हार्श का उल्टा होगा सिंपल, या फिर इसको माइल्ड लिख सकते हैं, माइल्ड, माइल्ड कंडीशन। तो हार्श कंडीशन का यहाँ पे क्या मतलब है, हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा एंड हाई प्रेशर। तो अगर कोई रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर पे हो रही है, तो तुम इसे क्या बोलोगे कि ये कौन सी कंडीशन है, हार्श कंडीशन। माइल्ड कंडीशंस कौन सी होंगी, माइल्ड कंडीशंस होंगी कोई भी रिएक्शन जो रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, जिसमें तुम्हें हीट नहीं करना पड़ रहा है और जिसमें तुम्हें कोई प्रेशर नहीं देना पड़ा है, ठीक है। तुमने रिएक्शन को मिलाया, रिएक्टेंट्स को मिलाया और रिएक्शन हो गई, वो रिएक्शन कैसी हुई, माइल्ड कंडीशंस हुई, सिंपल कंडीशंस हुई। अगर तुम्हें रिएक्शन आरबी लिया और उसको तुम्हें हीट करना पड़ा तो कंडीशंस क्या होंगी, कंपैरेटिवली हार्श हो गई, ठीक है। और अगर तुम्हें टेम्परेचर भी बहुत हाई करना पड़ा है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हार्श कंडीशन। हार्श कंडीशन की डिसएडवांटेज ये होती है कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल ये रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, वो टूट जाते हैं रिएक्शन करने से पहले। सिंपल मॉलिक्यूल लोगे, रिएक्टेंट अगर सिंपल है, जैसे ये सिंपल है, तो इस सिंपल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लोगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा हार्श कंडीशन में। लेकिन बड़ा सा मॉलिक्यूल लोगे, ठीक है, ये तो छोटा सा है, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे ड्रग्स बनती हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सारे क्या हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन बड़े मॉलिक्यूल के ऊपर अगर ये तुम रिएक्शन करना चाहोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, हार्श कंडीशन में वो मॉलिक्यूल टूट जाएंगे या डिकम्पोज हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए होता है कि कोई भी रिएक्शन जो हार्श कंडीशन में हो रही है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो आजकल की जो रिसर्च होती है उसमें क्या होता है कि कोई रिएक्शन जो बहुत ख़राब कंडीशंस में हो रही है उनको हम लोग ट्राई करते हैं कि कुछ और डाल के हम लोग उनको नॉर्मल कंडीशंस में कर पाएँ। अगर रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन पे हो रही है तो वो बहुत सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए काम आ सकती है, बहुत सारे हार्मोन्स बनाने के लिए या बहुत सारे अलग-अलग टाइप के केमिकल बनाने के लिए काम आ सकती है। और अगर कंडीशन माइल्ड हो जाती हैं तो उससे इंडस्ट्री का खर्चा बच जाएगा, जो मेडिसिन बहुत महंगी आती हैं वो अब मेडिसिन थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, ठीक है, वो ड्रग्स सस्ती हो जाएंगी और हार्मोन्स वगैरह, स्टेरॉइड्स वगैरह हैं जो केमिकल्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे। केमिकल सस्ते हो जाएंगे तो हमारे घर डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनकी जो प्राइस होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ये सारा रिसर्च की बात है। आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू कि हार्श कंडीशंस क्या होती हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाई हार्श कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियोफिलिक डिवीजन ऑफ हेलोअरीन्स। तो हेलोअरीन्स के लिए हमें हार्श कंडीशंस क्या क्यों चाहिए होते हैं। एलिफेटिक के केस में तो बहुत आराम से रिएक्शन हो जाती है, कई बार दो रिएक्टेंट को डालो, उनको हिलाओ थोड़ा सा और वो प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन ऐसा क्या है इन केस में, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है हेलोएरीन्स का, ऐसा हेलोएरीन्स में क्या बात है कि उनकी रिएक्शन इतने आराम से नहीं हो पाती है, ठीक है। इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैंने 2 बार तुम्हें ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आज मैंने उसको थोड़ा घुमा के पूछा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई मुझे आंसर बता दे।
बताएगा कोई? हाँ सर, हम बताएं। हाँ हाँ बताओ। हाँ सर, शायद ये होगा कि आप बता रहे थे कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है बहुत सारा, इसलिए। हाँ ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, और साथ में क्या होता है, इसके पास जो कार्बन है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसके पास नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन होगा। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज मैं इसको थोड़ा डीपली इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ की ये हेलोजन है, तो इसके ऊपर क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन के पास क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। अगर कोई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव वाली साइड पे अटैक करेगा, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बॉन्ड क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल किसके साथ अटैच हो जाएगा, आर के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक्स के पास क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। बट ये कार्बन क्या है कि ये बेंजीन की कार्बन है, और इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो ये कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें दिख रहा होगा, 2 2 4 2 6, और 6 इलेक्ट्रॉन पूरा सर्कल घूम रहा है ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी कार्बन के पास, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इतनी आराम से यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता है। ऑल्दो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, लेकिन फिर भी ये नहीं आता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज कब होता है, जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। तो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पहले भी बनाया है तो मैं फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे क्लोरीन है, और क्लोरीन के पास हमारे पास, सॉरी, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 लोन पेयर होता है। तो ये क्या करेगा, लोन पेयर अपना देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे Cl के पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा ये जो कार्बन है, ये वाली जो कार्बन है जिसके ऊपर अटैक होना चाहिए, ये वाली कार्बन, ये क्या है, ये न्यूट्रल है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, बल्कि पॉजिटिव चार्ज तो क्लोरीन पे आ गया। अब न्यूक्लियोफाइल क्लोरीन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये तो काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए वो एक पॉजिटिव चीज के पास जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चीज क्लोरीन है, तो वो क्लोरीन पे अटैक करेगा नहीं। ठीक है, और इसके बाद ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो वापस ये वाला बन जाएगा। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अब हम लोग यहाँ पे 2 मेन चीज़ें बात कर सकते हैं। पहली चीज़ कि जो CCl बॉन्ड है इज हैविंग पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। क्या है यहाँ पे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर का क्या मतलब होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर का मतलब है कि देखो यहाँ पे CCl बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, 1। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2। यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 2। तो अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर एवरेज कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा, 5 6 7
जितना भी आएगा डिवाइड करके देख लेना। तो मतलब एक से क्या आ रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है, कितना? 1.75। ठीक है। तो इसके पास जो डबल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, जो सिंगल बॉन्ड ऑर्डर होता है, सिंगल बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। और यहाँ पे ये बीच में एक बॉन्ड आ रहा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.75। तो किसको तोड़ना आसान होगा? सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है और डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। तो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, पार्शियल का मतलब हल्का सा है, पूरा नहीं है। तो हल्का सा जो डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक, मैं इधर फिर से देखता हूँ। तो हेलो एल्केन में और हेलो एरीन्स पे डबल बॉन्ड का एक डिफरेंस आता है। यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0, सॉरी 1, मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया है, 1.75। मतलब इसका है डबल बॉन्ड नहीं है, पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, हल्का सा डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, लेकिन उनके बीच का है 1.75। 1.5 होता है तो एग्जैक्ट बीच का होता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड के आसपास पहुंच रहा है। हेंस इसलिए हम लोग बोलेंगे हेंस CCl बॉन्ड इन हेलो एरीन्स इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो उसको तोड़ना हमारे लिए क्या है, कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और वो क्या है, वीक बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज़्यादा मुश्किल होगी उसे तोड़ना, और ये क्या है, वीक बॉन्ड है, तो इसको आराम से टूट जाएगा। ठीक है, इजी टू क्लीन, तो आराम से इसे तोड़ा जा सकता है। तो ये पहला रीज़न ये हो गया, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि क्यों नहीं टूटता, क्योंकि तुम्हें क्या बनाना है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि जो हेलो एरीन्स हैं उनके पास क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ये जो CCl बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू एल्केन के CCl बॉन्ड से। हेंस हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके जो डबल बॉन्ड तोड़ने की कोशिश की जाती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट इज, ये हो गया। अब हाँ, दूसरा रीज़न है कि कार्बन इन हेलो एरीन्स इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ पे होती है कार्बन इन हेलो एल्केन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब क्या इसका मतलब हुआ, हाइब्रिडाइजेशन से क्या रिलेशन है वो देखते हैं हम लोग। तो ये जो बेंजीन है इसमें जितनी भी कार्बन है वो सारी sp2 होती है, और हेलो एल्केन अगर मैं बनाऊं तो इसके 4 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, बॉन्ड पेयर
प्लस लोन पेयर, कार्बन के ऊपर लोन पेयर क्या है 0 है और बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। तो ये क्या हो गया sp3। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। नाउ sp2 और sp3 में क्या डिफरेंस आता है। sp2 में अगर मैं टोटल s करेक्टर फाइंड आउट करूँ, ठीक है, तो टोटल 100 हो गया, 100 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 3 से क्यों डिवाइड किया कि 3 ऑर्बिटल है, एक s है और 2 p है, तो कितना आएगा 33.33%। ठीक है, तो 33.33% s करेक्टर हो गया और 66.66% क्या हो गया p करेक्टर हो गया। ठीक है, इसमें बात करते हैं तो 100 को परसेंटेज निकाल रहा हूँ तो 100 से ही करूँगा और टोटल कितने हैं 4 बॉन्ड्स हैं, तो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, मतलब S के पास कितना करेक्टर है 25% और P के पास कितना है 75%। ये क्लियर हो रहा होगा कि P 3 है तो 25 प्लस 25 प्लस 25। अब S करेक्टर क्या होता है, S करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। S करेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास S करेक्टर होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा हुआ तो उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देता हूँ मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो मोर S करेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा नहीं जाएगा, तो देखते हैं इसको फिर से। तो ये बेंजीन रिंग है, इसकी जो कार्बन है ये कार्बन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब लेस इलेक्ट्रॉन। तो अटैक किसको करना है, अटैक करना है एक न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज है और उसको कहाँ अटैक करना है, नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा एक पॉजिटिव चार्ज के पास। तो दोनों के ऊपर अगर मैं अज्यूम करूं कि हेलोजन नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, तो दोनों कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हल्का सा पॉजिटिव। लेकिन जो sp2 की जो कार्बन होती है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा मैं अज्यूम कर लेता हूँ इतना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो आ रहा है 0.09। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज sp3 वाले के पास ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अगर दोनों को साथ में रखोगे तो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करने की कोशिश करेगा रेदर देन इधर। ठीक है, इधर वो अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है। जितना ज़्यादा एक पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतनी जल्दी अपने पास एक दूसरे के पास खींचे हुए आएंगे, क्योंकि कोलम्बिक फोर्सेस की स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्स जो होती है वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट के होती है। ठीक है, चार्ज कैटायन के ऊपर चार्ज कितना है और एनायन के ऊपर चार्ज कितना है, जितना दोनों के बीच में चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, खत्म ही होने वाला है। और न्यूक्लियोफाइल के पास -1 है। यहाँ पे जो चार्ज है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है और यहाँ पे नेगेटिव का चार्ज वही -1 है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी यहाँ पे ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से यहाँ पहुँच जाएगा, इसको ज़्यादा आराम से अप्रोच कर पाएगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस रीजन में? आई गेस नहीं है फिर, या किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ।
ओके, तो अब ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। ठीक है, अरेंज देम on the rate of reaction towards nucleophilic substitution। तुम्हें क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है इन 3 मॉलिक्यूल्स में, और तुम्हें पता लगाना है कि कौन सा जल्दी जाएगा और कौन सा देर में जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वही आएगा, हाइब्रिडाइजेशन यूज होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तुम सब लोग कर लोगे अगर ये तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला चक्कर है, उसको देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब जो तीसरा रीजन है कि हेलो एरीन्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं। इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स चारों डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी, और यहाँ पे Cl का बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये यहाँ पे मूव करना पसंद नहीं करता है, मतलब उसको अप्रोच नहीं करता है। ठीक है, सो न्यूक्लियोफाइल नेवर प्रेफर, डजंट लिख देते हैं, डजंट प्रेफर टू अप्रोच एन इलेक्ट्रॉन रिच अरीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच अरीन। ठीक है, तो अरीन्स जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं, और ये डबल बॉन्ड्स कॉन्टिन्यूसली रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेंगे। तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है कार्बन की रिंग के पास, ठीक है, मतलब ये जो कार्बोसाइक्लिक रिंग है उसके पास, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जरूर पहुंच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बेंजीन ले देखूँ तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास। ठीक है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, बॉन्ड्स को मैं तोड़ देता हूँ, तो इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इन एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलके इन्होंने क्या बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से रिपेल करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल बहुत आराम से यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए बेंजीन रिंग क्या दिखाती है, इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन पे बहुत आराम से हो जाता है। तो टू समराइज इन शॉर्ट, 3 रीजन हो गए हमारे पास। पहला रीजन क्या था कि CCl बॉन्ड या CX बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, हेंस डिफिकल्ट टू क्लेम। ठीक, दूसरा रीजन है कि जो कार्बन हैज कार्बन इन हेलो अरेन्स have sp2 hybridization and hence more electronegative, which result in
lesser probability of nucleophilic attack। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो कार्बन है उसके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज आता है। कम पॉजिटिव चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल इतनी आराम से उसको अटैक या अप्रोच नहीं कर पाएगा। थर्ड है कि अरीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, अरीन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, विच मीन्स nucleophile suffers repulsion while approaching them। तो वहां तक अरीन के पास पहुंचने तक न्यूक्लियोफाइल पहुंचना नहीं चाहता, क्योंकि उसको क्या होती है? रिपल्शन होती है। रिपल्शन की वजह से अरीन क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? उस डायरेक्शन में पहुंचना प्रेफर नहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो बॉन्ड भी नहीं टूटेगा और नया बॉन्ड नहीं बनेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बीच में बता दो। तो ये 3 रीज़न हो गए कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी एक्स बॉन्ड है, या बेंजीन के ऊपर कोई NH बॉन्ड है, या बेंजीन के ऊपर कोई O बॉन्ड है। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम मतलब हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 17। चाल्कोजेंस ग्रुप 16 एंड नाइट्रोजन ग्रुप कौन सा? ग्रुप 16। ठीक है, इसके पास 1 लोन पेयर होता है, इनके पास 2 लोन पेयर होते हैं, और इनके पास 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो अगर इनके ग्रुप का कोई भी एलिमेंट बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इन सभी के केस में जो सी बॉन्ड होगा, सी के साथ जो भी हेटेरो एटम अटैच है, हेटेरो एटम मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई और एटम को हम लोग हेटेरो बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हेटेरो एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम, इनमें से कोई भी अटैच है तो वो बॉन्ड आराम से नहीं टूटेगा। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज इज डिफिकल्ट। बॉन्ड क्लीवेज क्या हो जाएगी? डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आता है, मैं मेंशन कर देता हूँ कि फिर बाद में तुम लोग पूछोगे कि ऐसे कैसे हो गया। एक्सेप्शनल केस जब वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। क्या बना लेगा? डाइजोनियम सॉल्ट बना लेगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं? बेंजीन लगी होती है और बेंजीन के पास नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रखे होते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इंस्टेंटली यहाँ पे अटैक करता है इस कार्बन पे और नाइट्रोजन गैस रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे देखो, ये वाली जो नाइट्रोजन जुड़ी हुई है इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है, इसके पास क्या है? बल्कि पॉजिटिव चार्ज है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टेबल नहीं होगा। तो नाइट्रोजन गैस जो कि इस तरीके की होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है, एक्सट्रीमली स्टेबल है। क्यों एक्सट्रीमली स्टेबल है? तुम देख सकते हो एयर में अराउंड 70% हमारा नाइट्रोजन गैस होता है, और अगर नाइट्रोजन गैस स्टेबल नहीं होता तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना लेता। ठीक है, 70% एयर में नाइट्रोजन गैस होने का यही कारण है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी की वजह से नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है? अनस्टेबल है, और यहाँ पे क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से ये जल्दी से यहाँ से रिलीज हो जाती है। ठीक है, इसके पास बहुत ज़्यादा टेंशन है और वो वहाँ से निकलने का प्रेफर करती है। ठीक है, और यहाँ पे जो N और ये सी है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व करता और वो डबल बॉन्ड बना लेता, पार्शियल डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है, जिसकी वजह से वो पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, सिंगल बॉन्ड है ये। ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये जो बॉन्ड है ये है सिंगल बॉन्ड। तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड तोड़ना क्या होता है, काफ़ी हद तक आसान होता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, तो ये उसका ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है कि रिएक्शन को कोई आगे बढ़ा रहा है, रिएक्शन को कोई ड्राइव कर रहा है, तो वो किस वजह से रिएक्शन जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, अगर एक अपनी पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन में जा रहा है, तो वो ए अपनी पोजीशन दूसरी पोजीशन को क्यों चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइविंग फोर्स। ऐसी कौन सी फोर्स है या ऐसा कौन सा रीज़न है कि जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी है और यहाँ पे जो रिएक्टेंट के साइड पे नाइट्रोजन की अनस्टेबिलिटी है, वो क्या करते हैं, एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करते हैं और प्रोडक्ट को जल्दी से बना देते हैं। आई होप क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया यहाँ पे? सर नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है ना? हाँ, ग्रुप 15 का है। सॉरी, हाँ 15 लिख देता हूँ मैं इधर। और कुछ? ओके, लेट्स मूव अहेड। तो मैंने तुम्हें बताया अगर रिएक्शन होगी तो वो बहुत ही हार्श कंडीशन में होगी। एक तो रिएक्शन जाती नहीं है, और अगर तुम रिएक्शन को फोर्सफुली ज़बरदस्ती करो उसके साथ तो वो जाएगी, लेकिन बहुत ही हार्श कंडीशंस में जाएगी। तो इसलिए अगर मैं इसको NaOH से ट्रीट कर रहा हूँ, NaOH से ट्रीट कर रहा हूँ 623 केल्विन, बहुत ही हाई टेम्परेचर एंड 300 ATM पे, तो ये चली जाती है और यहाँ पे Cl की जगह OH बन जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को तुम यूज कर सकते हो समटाइम्स एट सम प्लेस, लेकिन तुम्हें क्या लिखनी पड़ेगी, हार्श कंडीशंस लिखनी पड़ेगी। अब द नेक्स्ट पॉइंट इज, इस कंडीशंस को माइल्ड करने के लिए हमारे पास आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे Cl है और मैंने यहाँ पे लगा दिया NO2। अब ये जो NO2 है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा। अगर बेंजीन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास पहुंच गए और नाइट्रोजन ने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, तो अटैक करना आसान होगा या मुश्किल होगा, जल्दी बताओ। बताओ, कोई बताओ। बोलेगा। फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको अपने पास खींच लेगा। अगर वो अपने पास खींच लेगा तो न्यूक्लियोफाइल अब क्या करेगा, आराम से इस कार्बन को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है ये कम टेम्परेचर पे हो जाती है और प्रेशर हमें लगाना ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या कंडीशन थी, हार्श थी, अब ये कंडीशंस कैसी हो गई, माइल्डर हो गई। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई, कंपैरेटिवली माइल्ड हो गई है, और अब ये नाइट्रो ग्रुप लगाने के बाद ये बहुत आराम से बच जाता है। और व्हाट इफ वी प्रोड्यूस और इफ वी अटैच 2NO2, 2NO2 अगर मैं लगा दूं तो क्या होगा, तो उस केस में जो रिएक्शन होती है वो और आसान हो जाती है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेंगे, किससे, बेंजीन रिंग से। तो ये जो रिएक्शन होती है वो 368 केल्विन पे हो जाती है। दिख रहा होगा टेम्परेचर पहले 623 था। ठीक है, अब वो 400 के पास आ गया है
और अब वो क्या है 368 केल्विन पे आ गया। ठीक है, मतलब बहुत आसानी से ये रिएक्शन हो पा रही है। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा तो NO2 के साथ ही। ये जो रिएक्शन मैं दिखा रहा हूँ इसका बस एक ही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रखा है और उसके साथ मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और रिएक्शन और जल्दी हो जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और माइल्ड हो रहा है। ठीक है, इवन माइल्ड कंडीशन। और यहाँ पे अब हम लोग बहुत अच्छे 2-3 क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब मैं 3 NO2 लगा दूं तो 3 NO2 क्या करेंगे, और भी अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेंगे और ये जो रिएक्शन है वो आई गेस रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। उल्टा लिख दिया क्या मैंने, यहाँ पे Cl था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा OH NO2 NO2 एंड NO2। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या डालना है, सिर्फ वार्म वाटर डालना है। तो तुम्हें दिख रहा होगा अब हमें न्यूक्लियोफाइल भी नहीं डालना। अब तो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया है कि अब सिर्फ पानी डालने से वाटर OH लग जाएगा। पहले तो हमें क्या करना पड़ रहा था, एक्वस KOH डालना पड़ रहा था, तो OH हमें डालना पड़ रहा था। अब हम लोग वाटर भी डालेंगे तो वाटर में से भी OH निकल के ये बन जाएगा। ठीक है, और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है पिक्रिक एसिड। बहुत एसिडिक होता है ये कंपाउंड, इसलिए इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। येलो कलर का सब्सटेंस होता है। और लैब में ये बहुत आराम से बस क्या करना है, ये कंपाउंड लो, इसके अंदर पानी डालो और उसको थोड़ा सा गर्म कर दो। गर्म करने के बाद तुम्हारा ऑलरेडी येलो कलर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। बहुत आसान रिएक्शन है, बहुत ही आसान रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो भी होगा वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the rate of reaction for nucleophilic substitution। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रेट को इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर मैं लगा दूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो अब मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आराम से कर लोगे। एक कंपाउंड ये है तुम्हारे पास, ये दूसरा कंपाउंड है, यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, चलो NO2 ही लगाएंगे फिर। एक है CH3CH, ठीक है। अगर इसमें तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे तो
किसका सबसे जल्दी रिएक्शन होगा, किसका सबसे देर में रिएक्शन होगा। याद रखना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लोगों ने अटैच कर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस में कोई खास इंटरफेरेंस नहीं करेगा और वो पॉजिटिव चार्ज को काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्हेंस कर देगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आएगा जो मेजर इन क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मैं बहुत बार करा चुका हूँ तुम लोगों को तो मैं फिर से नहीं बताऊंगा, नहीं है तो YouTube पे सर्च करो, वीडियोस देखो, क्योंकि ये मैं कई बार करा चुका हूँ। तो ये 4 कंपाउंड है और तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी लगा सकते हो, तो मुझे बताओगे कि सबसे ज़्यादा किसका है, किसका ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और दो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग दिख रहे हैं तो उनमें से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और कौन कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो अपनी कॉपीज पलट के देख लेना। ठीक है, उसमें मैंने सारा करा रखा है, और अगर नोट्स वगैरह नहीं है तो प्लीज़ रेफर यूट्यूब से कोई वीडियो देख लेना और मेरे साथ भी शेयर करना अगर तुम्हें कोई अच्छी वीडियो दिखे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की, तो मुझे शेयर करना, तो फिर मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो सारे बच्चों को आसानी होगी उसको देखने में। ठीक है, नहीं आता तो कल फिर ऑब्वियसली मुझे बताना ही है। ठीक है, तो फिर आज के लिए तुम्हारा यही होमवर्क है। कितने होमवर्क हो गए तुम्हारे पास, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो तो ये हो गए, और एक ये वाला, तो 3 तुम्हारे पास क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन में चेक कर लेना, तुम लोग सॉल्व कर लेना, कल मिलते हैं फिर।